वेलकम टू द क्लास ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसे कि आप जानते हैं कि इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट मेन डिफरेंसेस, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल में क्या डिफरेंस है, एंड देन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल सेल में क्या डिफरेंस है। टुडे वी विल नाउ कंटिन्यू विद दिस फर्दर सेक्शन 5। इट्स अबाउट फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बच्चे, हम सेल के टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और जो सेल होता है वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। नाउ वी विल सी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, हाउ इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखिए सेक्शन 5 जो अभी हम करेंगे, इट विल प्रोवाइड द मेन फॉर्मेलिटीज दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दैट मस्ट बी। कौन कौन सी होनी चाहिए बच्चे जब हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं? सो द मेकिंग ऑफ अ परचेज और सेल, जो हम ये ऑफर कर रहे होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर मीन्स जब बायर और सेलर होते हैं तो उनके बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए हैं और आपको वो बहुत पसंद आया, आपने ऑफर किया लाइक आई वांट टू परचेज इट। सेलर आपकी चीज को एक्सेप्ट करते हैं बट ऑन द कंसीडरेशन, वो एक प्राइस रखते हैं, उस प्राइस पर ही दोनों को वैलिड अपनी कंसेंट देनी पड़ती है। देन नेक्स्ट इज डिलीवरी अरेंजमेंट्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज, जो आप उसमें गुड्स या सर्विसेज जो भी परचेज करते हो, है ना, यही आप करते हो। मेन प्रोडक्ट ये होता है हमारा, गुड्स होता है जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा फॉर्म होता है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपकी एट इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब तुरंत ही जैसे ही आपने ऑफर दी, एक्सेप्टेंस साथ ही डिलीवरी हो गई, या फिर इमीडिएट साइमल्टेनियस जिसको हम बोलते हैं, और इन फ्यूचर। ओके, फ्यूचर डिलीवरी भी है, कोई डेट है जिस पर आपको वो गुड्स या सर्विसेज मिलेंगे, दैट्स द अदर थिंग। तो इमीडिएट मतलब साइमल्टेनियस साथ के साथ, या फिर फ्यूचर डिलीवरी भी है। नेक्स्ट थिंग, मेकिंग प्रोविजंस फॉर प्राइस पेड, राइट, द फी मे बी पेड इन होल। जो भी आप प्राइस पे करोगे, प्राइस आप होलसम भी तभी पे कर सकते हो, पूरा का पूरा प्राइस, या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे रख सकते हो, मतलब कुछ अमाउंट आप अभी दो और कुछ आप लेटर ऑन दो। आप देखिए मार्केट में आप जाइए, आप कितनी चीजें देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए। तो ज्यादातर क्या होता है बच्चे, जब इनका प्राइस एक मिडल मैन को ज्यादा लगता है तो वो इन गुड्स को ऑन इंस्टॉलमेंट्स परचेज कर लेते हैं एंड इनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं। आप कार लेकर आते हैं तुरंत से तो सारा पैसा नहीं पे करते, आप उस कार का प्राइस इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। आप एक हाउस खरीदते हैं, हाउस या बिल्डिंग अपार्टमेंट, आप उसको इंस्टॉलमेंट में देते रहते हैं। सो दैट्स द पॉलिसी ऑफ द प्राइस। आपने कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर के साथ, आपका जो प्राइस है उसके प्रोविजंस क्या है, आपको वो तुरंत ही सारा सम पे करना था या इंस्टॉलमेंट्स में भी आप कर सकते हो, राइट। नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हम इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए बच्चे? इट मस्ट बी इन राइटिंग। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप फॉर फ्यूचर टाइम कर रहे हो, फ्यूचर में आपकी डिलीवरी हो, तो उसको जरूरी है राइटिंग में रखिए। और हमेशा राइटिंग की जरूरत नहीं है, इट कैन बी बाय वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है ना, ओरल भी हो सकता है या रिटर्न में भी हो सकता है, बट जरूरी है कि आप उसको राइटिंग में करो। इट मे बी पार्टली ऑन ओरल और पार्टली रिटर्न, कुछ पार्ट आप लिख कर रहे हो, कुछ ओरल कर रहे हो। देन इट मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, इम्प्लाइड उसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस मतलब जो भी बातें हैं वो आप पार्टीज के कंडक्ट से या उनके कोर्स से भी इम्प्लाइड होकर देख सकते हो। देन द लॉ अलाउज for official written instruments to be sealed in the case of government and some statutory corporations। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्डर है या स्टैट्यूटरी ऑर्डर आया है बच्चे, तो उसको हमेशा सील्ड फॉर्म में ही रखना चाहिए। All right, so these are the basic requirements for the contract of sale, or you can say formalities that one need to follow while making the goods। अब बच्चे हमारा एक केस था that was
पोपटलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रही है और इंपॉर्टेंट केस भी है। क्या है? पोपटलाल, डबल पी लिख लीजिए, वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, पोपटलाल शाह। तो ये केस क्या कह रहा था बच्चे? इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन दिस केस डिटरमाइंड दैट द फ्रेज सेल ऑफ गुड्स इज कॉम्पोजिट स्टेटमेंट। जो सेल ऑफ गुड्स है वो कॉम्पोजिट स्टेटमेंट है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉम्पोनेंट्स। सेल ऑफ गुड्स अगर कहीं पर लिखा है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड ऑलरेडी हैं। कैसे? द एक्सचेंज ऑफ मनी और प्रॉमिस टू एक्सचेंज ऑफ मनी, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो एक्चुअल भी हो सकता है और लेटर ऑन भी हो सकता है। However, until the buyer becomes the legal owner of the goods, sale has not been completed. बायर को लीगली बायर होना जरूरी है, बाकी सेल ऑफ गुड्स में जरूरी नहीं है बच्चे आप जस्ट इमीडिएट सेल इंक्लूड करें। नो, इसको आप फ्यूचर सेल में भी इंक्लूड कर रहे हो। प्लस प्राइस जरूरी नहीं है आपने इमीडिएटली पे किया है, आप इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हो और लेटर ऑन भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर होता है, और सब्जेक्ट मैटर क्या है? हमारा गुड्स, जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही बना है। तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करेंगे। अब हम गुड्स के बारे में सेक्शन 6 पे आ जाइएगा बच्चे। सेक्शन 6 बात करता है दैट गुड्स कितने टाइप का हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिया गया है। कैसा? एक एग्जिस्टिंग लिया गया है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, मैंने आपको अच्छे से करवाया था। एज पर दिस सेक्शन 6 द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर गुड्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो गुड्स एग्जिस्टिंग है, मे बी एग्जिस्टिंग और हुज पोजेशन विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर मतलब कि लेटर ऑन मिलेंगे, और एग्जिस्टिंग जो आपको साथ के साथ मिल जाए। गुड्स हुज एक्विजिशन इज डिपेंडेंट ऑन अ कंटिंजेंसी, ये भी मैंने आपको बताया था। कंडीशनल गुड्स जो कि किसी कंडीशन पर बेस्ड है ना। देन वेयर देर इज अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, आप अभी सेल कर रहे हो बट मिलेंगे आपको लेटर ऑन, वो आपके फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंडीशनल तीनों पता लग गए बच्चे। ये आपके सेक्शन 6 में दिए गए, एक बार आपकी रिवीजन हो गई जस्ट। देन नेक्स्ट इज गुड पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही पेरिशिंग नेचर के होते हैं। सो आपका ये दिया गया है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बताता है दैट ओनली स्पेसिफिक गुड्स आर कवर्ड इन सेक्शन 7। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मींस जिनको आप स्पेशली पॉइंट आउट कर सकते हो, वही गुड सेक्शन 7 में हम बात करेंगे। सेक्शन 7 कहता है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ गुड्स हैव एक्सपायर्ड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द सेलर्स नॉलेज। सेलर की अभी नॉलेज नहीं है, और सेलर की नॉलेज के बिना वो तो सेलर को लग रहा है मेरा गुड जो है वो अच्छा खासा है, बढ़िया है, मैं अभी उसको सेल कर देता हूँ, बट जाकर देखता है गुड ऑलरेडी खराब हो चुका है, पेरिश हो चुका है। सेलर का इसमें कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। इसमें दोनों ही पार्टीज का डिफॉल्ट नहीं है। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ पार्टीज आर इन एरर रिगार्डिंग अ फैक्ट दैट इज मटेरियल टू इट। जो मेन चीज है, गुड्स ही तो बच्चे मेन स्पेसिफिक है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, है ना। मेजर कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या है? गुड्स। और गुड्स ही अगर अच्छे नेचर के नहीं रहे हैं, अभी आप उसको यूज फर्दर नहीं कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में नहीं है कि उनका यूज किया जाए, वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, पेरिश्ड हो चुके हैं, तो इससे क्या होगा? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज पर बेस्ड था वही मटेरियल थिंग खराब हो गई, तो ये वॉइड है, राइट। दिस सेक्शन सेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ बोथ द पार्टीज जो हैं वो एक ऐसे एरर में है, एक ऐसी सोच में है जो कि मेन मटेरियल थिंग थी गुड्स की, और वो अब है ही नहीं। So this section further states that the contract is void if products have been sufficiently damaged that they no longer match contract's description without the seller's knowledge. So seller's knowledge जो है ये crucial है बच्चे, इसमें sellers की knowledge नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेलर की नॉलेज है और तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है
तो वहां पर फिर आप सेलर को फॉल्ट में ला सकते हो, फिर सेलर का फॉल्ट है और वो लाइबल होगा आपको डैमेजेस पे करने के लिए। बट यहाँ पर सेलर को कोई नॉलेज नहीं है, स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है और वो पेरिश्ड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, इतनी कंडीशन में डैमेज हो गए हैं कि आप उनको अपने लिए बेस्ट जो आपको पॉसिबल आप उनको यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वॉइड हो गए। ओके, सो गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एन एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। आप सेक्शन 8 में आइए, सेक्शन 8 जब पढ़ेंगे तो वहां पर पता लगेगा बच्चे व्हाट हैपन अगर गुड्स जो है पेरिशिंग बिफोर सेल, सेल से पहले तो वो पेरिश है, मतलब जब एक्चुअल सेल हो रही है, बट एग्रीमेंट टू सेल, जब एग्रीमेंट किया तब तो वो अच्छे कंडीशन में थे, लेकिन जब सेल का टाइम आया जब वो नहीं है, सो आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल में बाद में खराब हुए और सेल से पहले हो चुके हैं। सो सेक्शन 8 डील्स विद द केस वेयर गुड्स पेरिश, डैमेज हो जाए आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल इज मेड एंड बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर। तो ये भी आपका स्पेसिफिक गुड्स पे ही लागू होता है, ऐसे गुड्स जो आपने बिल्कुल स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किए हैं, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ओके, राइट, नाउ फॉर दिस इट इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या हम इंक्लूड करते हैं क्या नहीं। इन नेक्स्ट सेक्शन in next session we will cover our major sections from section 12, जिसमें हम वारंटीज और कंडीशंस की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। So till then keep reading, keep watching, have a good day, thank you।